आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आज टेस्ट व्हील के सेट नंबर 4 पर। उम्मीद करता हूं आपने ये मॉक लगाया है टेस्ट व्हील ऐप पर और आपने इस टेस्ट को लगाने के बाद अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस महसूस किया होगा जो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में महसूस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे। आज है हमारी क्लास नंबर 4 यानी कि सेट नंबर 4 आपके साथ मिलकर के हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, पढ़िए बनाइए। सवाल है मेरे बच्चों, इमिनेंट। इमिनेंट का आप लोगों को सिनोनिम बताना है। इमिनेंट का मतलब होता है जो चीज होने वाली है नजदीकी भविष्य में, उसके बारे में बताने वाला ये शब्द है। पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो ये एडजेक्टिव होता है दोस्त, है ना, जो तुरंत ही होने वाला है। अब मेरे भाई अगर हम सिनोनिम की बात करें तो रिमोट डिस्टेंट होता है, डेलिब्रेट जानबूझकर सोच समझकर होता है, सुपरफिशियल नकली है, तो हमारे सामने इम्पेंडिंग इसके लिए बेहतरीन आंसर बन जाता है। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। टू टिल्ट एट विंड मिल्स एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने है। इसका मीनिंग, इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? जब इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को झुकाने का काम करते हैं, किसकी तरफ झुकाने का काम करते हैं? विंड मिल्स की तरफ। तो यानी कि वो एफर्ट्स आपके बेकार चले जाते हैं। काल्पनिक चीजों के लिए आप जब एफर्ट्स लगाते हैं, ये इसका मतलब बन जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एंटोनिम हमें बताना है टेनेशियस का। जब टेनेशियस के बारे में हम समझते हैं तो इसका मतलब होता है दृढ़। जो दृढ़ है वो रेजोल्यूट है, सिनोनिम है। वो रिसोर्सफुल है, जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ये अलग ही कैटेगरी का शब्द है। परसिस्टेंट का मतलब भी होता है रेजोल्यूट। यील्डिंग का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल, यानी कि जो स्थिति के अनुसार बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन हमें कहता है आपको बताना है मेरे प्यारे भाई एंटोनिम इस लिखे हुए शब्द को। पूरे के पूरे सेंटेंस को आपको पढ़ने की केवल तब जरूरत पड़ती है जब आपको इस शब्द का मीनिंग नहीं पता। मैं बिल्कुल सीधे क्वेश्चन के वर्ड पर लेके जाऊंगा और उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पर आपको लेके जाऊंगा। आपके पास अपनी वोकैब्युलरी बुक होनी चाहिए ताकि आप इन शब्दों को आसानी से तोड़ सकें। तो इम्पैचुअस का मतलब होता है जो भावुक होकर एकदम से किसी काम को कर जाए। ठीक है। एंटोनिम अगर आपको बताना है तो सोच समझकर जो काम करने वाला है वो डेलिब्रेट कहलाता है। ठीक है जी। ये सिनोनिम कैटेगरी में है, ये सिनोनिम कैटेगरी में, ये बिल्कुल ही अलग तरह का एक शब्द है मेरे भाई। ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं? तो प्रेसिपिटेट को भी हम यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, एकदम से जो काम आपने कर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग चूज करनी है इस लिखे हुए डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये डिस्क्रिप्शन हमारे सामने क्या है, पढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनविलिंग टू स्पेंड। जब आप खर्च करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आप अपने रिसोर्सेज को अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करते, तो उसके लिए फ्रुगैलिटी एक वर्ड बनता है। फ्रुग सब जगह चाहिए, यहां फ्रुग नहीं है, यहां पर फ्रुग है, यहां फ्रुग है, यहां फ्रुग है। अब इसके बाद हमें लिखना है एलिटी। फ्रुगल, फ्रुग के बाद अगर मैं इस शब्द के साथ एल को जोड़ूंगा तभी ये एडजेक्टिव बनेगा। नाउन बनाने के लिए इसके साथ मुझे इटी को जोड़ना होगा। तो मेरे बच्चे इटी यहां पर नहीं है ना जी। डबल एल लगाने की जरूरत नहीं है, तो करेक्ट हमारे पास आंसर एक ही बचता है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें कहता है, उससे पहले हमें यह समझना है कि हम करियर टेस्ट व्हील को कैसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आप इस टेस्ट व्हील को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जिसमें आपका नाम, ईमेल, कौन एग्जाम्स आप तैयार कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके सामने स्टेप 5 पे एक ऐसी विंडो आएगी जिसमें आपको हर एक तरह की डिटेल, कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कैसे कैसे आप कर सकते हैं, ये सारी चीज आपके सामने मेरे प्यारे भाई इस तरह से आ जाएगी। और आपका जो टेस्ट विल है इसके अंदर सीजीएल है। एसएससी एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं, सीजीएल है, सिलेक्शन पोस्ट है, जीडी है, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, हर एक एग्जाम को हमने यहाँ पर कवर किया है आपके लिए। और ये हर एक टीचर के मार्गदर्शन में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टीचर इसके पीछे दिमाग लगा रहा है। हर एक टीचर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट है वो पूरा ध्यान रखकर बच्चों के लिए एग्जाम बनाता है, स्टडी मटेरियल तैयार करता है। तो मेरे भाई रेलवेज के एग्जामिनेशन में चाहे आरआरबी है, आरपीएफ है, आरपीएफ है, आरबी है, जो भी एग्जामिनेशन है हर एक के लिए आपके लिए इस पर
स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मटेरियल उपलब्ध है। स्टेट एग्जाम्स में भी अगर आप जाएंगे तो हर एक स्टेट के जो मेजर एग्जाम्स है उसको हमने कवर किया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले लाइव टेस्ट, ठीक है जी। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी इसमें मिलेंगे। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के जितने भी बहुत बढ़िया सवाल है वो मिलेंगे आपको। सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे। क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त कई बार मन करता कि इतने हिस्से को ही अगर टेस्ट करने का मेरे को एक सोर्स मिल जाए तो मजा आ जाएगा, तो ये आपके लिए सेक्शनल टेस्ट भी हैं। सुपर टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्रा कैल्सी टेस्ट नया ऐड आपके लिए क्या है। अल्ट्रा कैल्सी का मतलब होता है, आप सभी को बताया कि सेक्शनल टाइमर की वजह से 15 मिनट में मैथ्स को कंप्लीट करना एक चैलेंज हो जाता है, तो कम समय में सुपर फास्ट कैलकुलेशन से क्वेश्चंस को कैसे उड़ाना है ये हमारे लिए अल्ट्रा कैल्सी टेस्ट बताता है। टॉपिक को बूस्ट करना भी आपको बताता है। और आपके लिए जो अलग से चीज जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, स्पीड ड्रिल। आप अपनी स्पीड को ग्रेजुअली कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और स्मार्ट पढ़ने की भी इसके अंदर अब अवेलेबिलिटी हो गई है। तो करियर विल की तरह से टेस्ट विल भी आपको उस टॉप लेवल पर पहुंचाना चाहता है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना हो, आपके नाम के साथ आपका एक बहुत खूबसूरत रैंक हर किसी की नजरों में खुद ब खुद पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो इसकी बहुत सारी और खास बातें हैं जो आपके सामने हैं, इनको आप आराम से तैयार कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, एनालिसिस विंडो भी इसके अंदर प्रोवाइड मिलेगी। बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। दूसरे बच्चों से एक आपका कंपैरिजन किया जाएगा। आप इतने सारे बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, आपने कितना समय लिया, आपकी कितनी एक्यूरेसी एंड ऑल। वीकर एरियाज का एनालिसिस करने में भी टेस्ट विल आपको बहुत मदद करता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आपको गलत स्पेलिंग बतानी है इन सभी के सभी लिखे हुए शब्दों में। तो इन सभी के सभी शब्दों में अगर हम समझेंगे तो भैया देखो, कन्वालिसेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कन्वालिसेंस का मतलब हमें समझ में आता है जब कोई इंसान बीमारी से ठीक हो जाता है। ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। इरिडिसेंट के बारे में अगर हम समझते हैं तो इरिडिसेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, जिसका मतलब होता है बारिश होने के बाद जो कलरफुल आसमान में एक लाइन सी बनती है, इंद्रधनुष जिसे हम कहते हैं, समझ, जिसके अंदर रंग बिरंगा माहौल है। सरप्टिशियस, सरप्टिशियस ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है जो छिप कर करते हैं। उन दोस्तों से आपको जरूर बच के रहना चाहिए जो आपके सामने खेलते हैं लेकिन छिप कर पढ़ते हैं। थ्री इडियट्स मूवी तो सभी ने देखी है और उसको एंजॉय भी किया और अच्छा भी लगा, लेकिन कभी भी किसी रणछोड़ दास छाछड़ ने ये नहीं बताया कि वो छिपकर जो पढ़ाई करता था उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी। तो आपको ये समझना होगा, कुछ दोस्त आपके सामने छल कपट करते हैं, पढ़ते अकेले में हैं, आपके सामने मस्ती काटते हैं, आप सोचते हैं शायद मस्ती काटने से ही इसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। पेरिलियस की अगर हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो पेरिलियस एक अकेली हमारे सामने स्पेलिंग है जो कि गलत है। पेरिलियस स्पेलिंग में पेरिलियस नहीं है, पेरिलस है। क्यों है मैं आपको बता देता हूं। पेरिल शब्द से ये बना है जिसका मतलब होता है डेंजर, खतरा, और इसकी बात करते हैं तो ये नाउन है। इसी के साथ OUS अगर हम सफिक्स करेंगे तो पेरिलस बनेगा, यानी कि इसके अंदर ये जो आई है ये गलत है, पेरिलस। इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, पेरिलियस गलत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट और डिजास्ट्रस वाज लाइकली टू हैपन। कुछ खतरा, कुछ खतरनाक चीज होने वाली है। तो जो खतरनाक चीज होने वाली है उसे हम कहते हैं ओमिनस। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं ओमिनस, यानी कि कुछ बुरी एक्टिविटी, कुछ बुरा काम जो होने वाला है उसे हम कहते हैं ओमिनस। करेक्ट है। अशुभ, खतरे की कोई घटना घटने वाली है, कोई ऐसी चीज जो खतरे का या अशुभ होने का एक संकेत हमें देता है। समझ रहे हैं। ऑस्टेयर उस इंसान को कहते हैं जो बहुत कंट्रोल करता है, संयमी होता है। इरेटिक उस इंसान को कहते हैं जो इंसान अनियमित होता है, इरेगुलर होता है, मन चला होता है, मन में आया कर लिया, नहीं आया तो नहीं। मन चला इंसान हम इसे कहते हैं। इरेगुलर होता है, अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, जो किसी के सामने भी है लेकिन वो दिखाई ना दे, अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो, कभी कभी इसको हिडन भी हम कह देते हैं। तो ये भी हमारे सामने करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है बच्चे, आपको इस लिखे हुए सवाल में प्रोवाइडेड ऑप्शंस में से एक फिट करना ताकि ये सेंटेंस मीनिंगफुल बने। ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को करेक्ट आंसर का जो है ना, मतलब पूरा सेंटेंस पढ़कर तभी गैस करना होगा। दो आई विटनेस सामने थे, उनका डिस्क्रिप्शन सामने आया। डिस्क्रिप्शन उन्होंने वर्णन जो किया, वर सो ब्लैंक दैट इन्वेस्टिगेटर्स कंक्लूडेड
कि इसके आधार पर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला दे कुड नॉट बोथ रिप्रेजेंट द सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्यूरेटली, कि जो दोनों के दोनों लोग हैं ना, एक्यूरेटली जो घटना घटी थी उसको नहीं बता पा रहे हैं। नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की जो सोच है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। एक कुछ बता रहा है, एक कुछ बता रहा है। अब यानी कि जो रियल फैक्ट है वो तो हमें पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। समझ रहे हैं। इम्पार्शियल का मतलब हमें क्या समझ में आता है, इम्पार्शियल का मतलब तो फेयर हो गया। अगर उनका फेयर है, निष्पक्ष है, तो दोनों का सेम होता तो वो कंक्लूजन निकालते। ये तो उल्टा चला गया। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है समय के अनुसार घटना चक्र, कि इस समय ये हुआ, उस समय वो हुआ, तो भैया ये होता तो कंक्लूजन निकल जाता। एग्जॉस्टिव का मतलब होता थका देने वाला, फुल डिटेल, और फुल डिटेल अगर हो जाती तो फुल डिटेल दोनों की दोनों बातें अपनी जगह मैच कर जाती, तो भैया ये भी अपनी जगह ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है भाई, इस लिखे हुए सवाल में फिर से आपको ऑप्शन चुनना है, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से करेक्ट है। ठीक है जी, पूरा ऑप्शन ही हमें यहां पर पढ़ना होगा। द अपेरेंट प्रिसीजन ऑफ फोरकास्ट, यानी कि जो मौसम की भविष्यवाणी की है उसकी अपेरेंट प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब सटीकता होती है, वॉज ब्लैंक एज इवन माइनर चेंजेस द इनिशियल अजम्पशंस, क्योंकि जो माइनर से चेंजेस जो भी होते हैं ना शुरुआती अवमाननाओं में, जो हम यहाँ प्रोबेबिलिटीज लगा रहे हैं, प्रोड्यूस शार्पली डिफरेंट आउटकम्स, उनके परिणाम जो है वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसका मतलब यहां पर एम्पायरिकल है। एम्पायरिकल का मतलब क्या होता है, एम्पायरिकल का मतलब होता है जो बहुत गहरी तरीके से बहुत ज्यादा तजुर्बे के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो सर ये वाला बात चल सकती है पर एक्यूरेट नहीं है। एक शब्द लिखा है कुमुलेटिव, कुमुलेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर लगातार इकट्ठा करते हैं डेटा को। ठीक है जी, ये भी चल सकता है, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन यहां अगर इन दोनों को हम आपस में लेकर चलने का काम करें तो इसने कहा अगर थोड़े से भी चेंजेस की वजह से बिल्कुल डिफरेंट आउटकम्स आ जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो अपेरेंट प्रिसीजन ऑफ फोरकास्ट है वो कैसी है, कैसी है, तभी तो इसने आगे जाके कहा कि थोड़े से चेंज की वजह से सब कुछ बदल जाता है। इसका मतलब जो चीज है वो एम्पायरिकल नहीं है, कुमुलेटिव नहीं है, इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज ना हो, जो नेवर चेंजिंग है। ये भी नहीं तो आप कहेंगे सर भ्रामक है वो भ्रामक है, उसमें भ्रम है, उसमें धोखा है, और उस धोखे की वजह से क्या हो जाए हम एग्जैक्ट नहीं कह पाते हैं। ये बात यहां कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ग्रामर का ये सवाल है, यहां से ये सवाल शुरू होता है, द न्यू बाईपास इज नियरली ट्वाइस एज। जब भी हम किसी के साथ कोई मल्टीप्लीकेटिव वर्ड लिखते हैं, ट्वाइस है, थ्राइस है, मैनी टाइम्स है, तो बाबू इस एज के साथ, इस एज को जब यूज करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री के साथ ये लेकर जाना है। तो बस इतनी सी ही बात को आपको ठीक करना है। तो बाबू ये कौन से ऑप्शन में गड़बड़ कर गया है, सेकंड वाले ऑप्शन में गड़बड़ कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैड द वार्निंग बीन इश्यूड अर्लियर, अगर वार्निंग पहले जारी कर दी गई होती, हेड के साथ बीन थर्ड फॉर्म लिखा है, ये पैसिव वॉइस है और ये अपने आप में इन्वर्टेड फॉर्मेट है एक हाइपोथेटिकल पास्ट की कंडीशन का। ठीक है जी, ग्रामर को डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं, एक प्रीमियम कंटेंट के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो करियर विल ऐप पर मैं आपके लिए 1 तारीख से एक नया बैच शुरू कर रहा हूं। आप उसमें अपनी ग्रामर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अब की बार आखिरी बार सिलेक्शन के लिए तैयार। ठीक है जी, एक ही बार में अच्छे तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। हैड द वार्निंग बीन इशूड अर्लियर द रेजिडेंट्स माइट हैव इवैक्यूएटेड, सर रेजिडेंट्स को खाली करा दिया जाता, मैंने कहा रेजिडेंट्स को खाली करा दिया जाता। ठीक है जी, आगे कह रहा है क्या, बिफोर द फ्लड वाटर्स वुड हैव रीच्ड लो लाइंग नेबर्स, तो यहां पर हमें क्या कहना है, तो यहां हमें कहना है बिफोर द फ्लड वाटर्स। देखिए मेरे बच्चों, मजेदार बात यह है, यहां पर हमारे सामने पास्ट की एक अनफुलफिल्ड कंडीशन है, यहां पर उसका आ गया है रिजल्ट, यहां उसका आ गया है रिजल्ट। बिफोर अपने आप में कंजंक्शन है जो यहां पास्ट परफेक्ट लेकर चल रहा है, तो आगे हमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट के लिए वुड को हटाएं, हैव को हटाएं, ये रही सेकंड फॉर्म, तो ये हमारा आंसर बिफोर वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा। इसी की वजह से हम लोगों को यहां पर इस लिखे हुए वुड को और हैव को हटाकर सेकंड फॉर्म। ठीक है जी, यहां पर पास्ट परफेक्ट की कंडीशन, वहां पर लिखा हुआ है मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव थर्ड फॉर्म, ये तो कंडीशन और रिजल्ट अपने आप में सेटिस्फाइड है। बिफोर कंजंक्शन से आगे
लेटर पास्ट का एक एक्शन शुरू हुआ जिसको हमने यहां बताया। अच्छा गहरा सवाल है। क्वेश्चन 12 को एक बार पढ़कर देखेंगे बेटा। आपको इसका पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने पर अगर हम जाते हैं तो मेरे भाई यहां पर विल लिखा है, उसके बाद लिखा है अनाउंस। मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की बेस फॉर्म है। मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की बेस फॉर्म है तो विल सेंटेंस की शुरुआत में यहां नहीं है, बी के साथ थर्ड फॉर्म यहां है। हैव बीन लगाना गलत हो गया, बी यहां पर दिखाई नहीं दिया तो एक ही आंसर बचता है, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन 12 के बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 हमें कहता है क्या? The ancient irrigation channels have been mapped by archaeologists with the help of satellite images। बाबू पैसिव वॉइस आपको इसका बताना है। ऐसी सिचुएशन में सीधा सीधा आप हेल्पिंग वर्ब की तरफ लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना जी। ये पैसिव में ही है, इसको आप एक्टिव वॉइस की तरफ लेकर जाना चाहेंगे। तो हैव बीन मैप्ड का मतलब क्या हुआ? हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। अब देखेंगे बच्चे, यहां तो हैज या हैव है ही नहीं, आउट। यहां हैज या हैव नहीं है, आउट। यहां पर हैव लिखा है, बीन लगाकर गलत कर दिया तो करेक्ट आंसर एक ही बचता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। इजी, इजी पीजी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 हमें कहता है आपको इसका होमोनिम बताना है। मीन के लिए अगर हम समझते हैं तो मीन अगर एक वर्ब की तरह लेकर होता है तो इसका अर्थ होता है किसी चीज का अर्थ निकालना, टू इन्फर। इसका अर्थ निकालना अर्थ होता है बेटा टू इन्फर। जो कही गई बात है उसका अर्थ क्या निकल करता आता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कि नहीं? अब मेरे भाई अगर हम इस मीन के लिए और कोई अर्थ निकालते हैं, आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड एनीवन विद माय कमेंट। कमेंट करके मैं किसी को क्या नहीं करना चाहता था, मेरा अर्थ ये नहीं था कि मैं किसी को अपमानित करूं, ठीक है ना? अब मेरे भाई यहां पर हमारे सामने एक ऑप्शन कहता है व्हाट डज दिस वर्ड मीन। यहां पर भी अर्थ होने की बात कह रहा है, यानी कि ये तो सिनोनिम हो गया। ही इज अ मीन पर्सन। यहां पर्सन अपने आप में नाउन है, ये इसके लिए एक डिटर्मिनर है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सेल्फिश। अब इसका मतलब निकल कर आता है हमारे सामने सेल्फिश। सेल्फिश होने का मतलब क्या हुआ? स्वार्थी। ये तो अलग मीनिंग है। द रिमार्क वॉज नॉट मीन्ट, ये भी वर्ब है, अर्थ होना। यहां पर मीन्ट, ये भी अर्थ होना। तो भैया एक ही अलग अर्थ बता रहा है, दैट्स इट। क्वेश्चन 15 की तरफ हम चलते हैं। ये एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, पहले आप इस पैसेज को यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी पैसेज का अगला पार्ट यहां पर है, स्क्रीन को रोककर आप इसे पढ़ेंगे। अब मेरे बच्चों मैं इसको पढ़कर दिखा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। आपको क्या टेक्निक लगानी है? शुरुआत की 2 या 3 लाइन आराम से पढ़ें, हर एक शब्द का अर्थ समझें, उसके बाद आप स्पीड बना लें, बस यही एक छोटी सी कहानी मजेदार है। जब आरव ने प्राप्त किया उसके दादाजी का छोटा सा घड़ी रिपेयर करने का शौक, उसने शुरुआत में इसको माना, ही इनिशियली रिगार्डेड इट एज, उसने शुरुआत में इसे कैसे माना? एन अफेक्शनेट रेलिक। रेलिक होता जो प्राचीन समय से हमें प्राप्त है, रेदर देन अ वायबल लिवलीहुड। उसने अपनी जिंदगी जीने का सहारा नहीं इसे माना, उसने सोचा मेरे दादाजी की ये शॉप है, दादाजी की चीज बड़े प्यार से मुझे मिली है तो मैं इसकी इज्जत मान करूंगा। द नैरो रूम क्राउडेड। अब यहां पर जो वो वॉच रिपेयर शॉप उसका डिस्क्रिप्शन है, यहां मैं स्पीड पकड़ सकता हूं। द नैरो रूम क्राउडेड विद ब्रास टूल्स, मैग्नीफाइंग लेंसेज एंड क्लॉक्स अवेटिंग रिपेयर। बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई थी, घड़ियां पड़ी थी, अलार्म पड़े थे जो ठीक होने बाकी थे। अपियर्ड ऑलमोस्ट आर्केइक, है ना, लगभग ये प्राचीन दिखाई दे रहे थे। बिसाइड स्टोर्स सेलिंग इन एक्सपेंसिव डिजिटल वॉचेस, ठीक है ना, पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। किसके बगल में लिखा है? बिसाइड स्टोर्स सेलिंग इन एक्सपेंसिव, है ना, जो ज्यादा कीमती नहीं है वो डिजिटल वॉचेस भी पड़ी थी, स्मार्ट डिवाइसेस भी पड़े थे। हिज ग्रैंडफादर हैड स्पेंट डेकेड्स, कई दशकों से उसके दादाजी ने एक्वायर की पेशेंस, धैर्य, रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट अ डैमेज स्प्रिंग, कोई डैमेज स्प्रिंग हो या कोई रिकैलिब्रेट अ स्टबर्न मैकेनिज्म बाय हैंड, अपने हाथों से वो घड़ी को ठीक करते थे। टू आरव, ये उसी इंसान की बात है। हाउएवर, हालांकि सच पेन्स टेकिंग लेबर सीम्ड क्या लिखा है? डेस्टाइन्ड फॉर एक्सटिंक्शन। आरव जिस एज का लड़का है उस एज की लड़के में सामान्यतः ये प्रतीत होता है कि इतनी पेशेंस आज के समय में किसी इंसान के पास नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए आप कोई मशीन लेकर आए,
मशीन चल नहीं पाई, थोड़ी सी खराब हो गई, ज्यादा से ज्यादा आप उस मशीन की बैटरी चेंज करके देखेंगे, अगर नहीं तो मशीन फेंक दी, नहीं लेके आएंगे। पेशेंस नहीं है। अगर पेन को 2-3 बार घसीट के चला के झाड़ के देखा नहीं चला तो पेन फेंक देंगे। कभी ये सोचेंगे नहीं पेन चल क्यों नहीं रहा, इसकी तो कारण को देख लें, क्या पता पेपर जिस पे हम लिख रहे हैं वो खराब है। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी है। His assumption began to change. उसकी ये धारणा जो थी कि जल्दबाजी में सब कुछ करना है, धैर्य नहीं था, धीरे धीरे बदलने लगी when customers arrived carrying watches whose value could not be measured by their market price. ऐसी ऐसी घड़ियां लेकर कस्टमर्स उसके पास आने लगे जिसकी कीमत मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग तो शून्य है। वन विमेन, एक औरत, उदाहरण के लिए कहा इसने, एक औरत लेकर आती है एक स्क्रैच रिस्ट वॉच जो पहनी गई थी उसके पिता के द्वारा पूरे जीवन काल में जब वो मिलिट्री में थे, सर्विस कर रहे थे। दूसरा एक कस्टमर लेकर आया, उसने सामने रखा एक पॉकेट वॉच को दैट हैड पास थ्रू 4 जनरेशन, जो पिछले 4 जनरेशन से लगातार एक के बाद एक को मिल रही है। आरव ग्रेजुअली रियलाइज दैट द ऑब्जेक्ट्स, कि जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ऑन हिज वर्क बेंच वर रिपोजिटरीज ऑफ मेमोरी, इनके साथ कुछ अलग अद्भुत यादें जुड़ी हुई हैं। रिपेयरिंग देम मेंट प्रिजर्विंग, और इनको रिपेयर करना इसका मतलब यह है जो लोगों के कनेक्शंस है ना इन वस्तुओं से जुड़े हुए, दैट मास प्रोड्यूस रिप्लेसमेंट्स कुड नॉट रिप्रोड्यूस। आज भी आप देखते हैं कुछ घरों में पुराने स्कूटर खड़े हैं, पुरानी गाड़ियां खड़ी हैं जो उनके कभी दादाजी चलाते थे, लोग उनको बेचते नहीं है, उनको एंटीक डिक्लेयर कर दिया जाता है, ऐसी गाड़ियों को विंटेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर पुरानी चीजों के शौकीन लोगों को उस चीज को अगर बेचे तो उसको करोड़ों में कीमत है। दादाजी के टाइम में कभी 30,000 रुपए की गाड़ी खरीदी, आज वो करोड़ों रुपए में बिकेगी, लेकिन नहीं बेचते क्योंकि उस चीज के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो जब इमोशंस जुड़े हुए तो उसी चीज को कह रहा है कि उसको नहीं रिप्लेस किया जा सकता। येट लर्निंग द क्राफ्ट प्रूव्ड हम्बलिंग, जब आप सीख रहे होते कोई चीज बनाना तो आपको हम्बल होना पड़ता है। अकस्टम्ड टू इंस्टेंट डिजिटल सॉल्यूशंस, आज के समय में हर कोई इंसान, आरव भी उसी तरीके से डिजिटल सॉल्यूशंस पर तुरंत स्विच कर जाता है। आरव फाउंड हिमसेल्फ फ्रस्ट्रेटेड बाय मैकेनिज्म्स, ये धीरे धीरे अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगा मैकेनिज्म्स को लेकर, दैट डिमांडेड कंसंट्रेशन एंड माइक्रोस्कोपिक प्रिसीजन। एक घड़ी को अगर आप देखोगे तो घड़ी के अंदर कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इतने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कि उस पर बहुत पेशेंस से काम किया जाता है। अच्छा, इसकी वजह से ये नहीं चल रहा है, ठीक है ना, तो फ्रस्ट्रेटेड होता था। हिज अर्ली मिस्टेक, शुरुआत में उसने गलतियां की, उसी की वजह से मजबूर हो गया। कल्टीवेट एन अनफेमिलियर पेशेंस, धीरे धीरे उसके अंदर पेशेंस डेवलप हो गया। यहां तक इस पैसेज के अंदर ये मुझे समझ आ रहा है कि एक लड़का है जिसे अपने दादाजी की एक शॉप मिली है, शॉप में घुसा तो पुराने से जमाने में वो चला गया अपने विचारों में, उसने साफ सफाई की काम शुरू किया, लोग पुरानी पुरानी घड़ियां लेकर आने लगे और उन घड़ियों के साथ साथ उसका उतावलापन धीरे धीरे पेशेंस में बदल गया और वो लोगों की उन घड़ियों के साथ उनके पास्ट को महसूस करता था और धीरे धीरे वो हम्बल होता चला गया। अंडर हिज ग्रैंडफादर्स गाइडेंस मैकेनिकल रिपेयर बिकेम अ डिसिप्लिन ऑफ अटेंटिव ऑब्जर्वेशन, दादाजी ने घड़ी ठीक करना सिखाया है और धीरे धीरे उस इंसान के अंदर डिसिप्लिन आ गया। कुछ लोग मेरी क्लास में सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें सिर्फ पढ़ना होता है, और कुछ लोग मेरी क्लास में इसलिए आते हैं कि पढ़ने के साथ जिंदगी को जीना भी हमें सीखना है। कुछ लोग मेरी क्लास के अंदर मेरे गाने पर एतराज करते हैं, कुछ लोग उस गाने के पीछे छिपी हुई एक मुस्कुराहट को पहचानते हैं कि कितना भी प्रेशर जिंदगी में क्यों ना हो, आपको मुस्कुराना पड़ेगा, आपको गुनगुनाना पड़ेगा, आपको हर उस फिक्र को, हर उस चिंता को अपने दिमाग से दूर रखना पड़ेगा जो आपकी पढ़ाई पर बेवजह का स्ट्रेस बनाती है। आपको कूल रहना पड़ेगा पढ़ते वक्त। ये गोपाल वर्मा सर की क्लास में धीरे धीरे सिखाया जाता है। यही चीज इस इंसान को महसूस हुई। आरव इवेंचुअली मॉडर्नाइज द शॉप, धीरे धीरे उसने शॉप की एक बुकिंग काउंटर बनाया, पेमेंट सिस्टम बदल दिया, बट रेसिस्टेड टर्निंग एफिशिएंसी इनटू एन अनक्वेश्चनड वर्च्यू। एफिशिएंट उसका काम था और उसकी साथ कोई सवाल नहीं, हर चीज को उसने धीरे धीरे चेंज कर दिया। आरव्स एक्सपीरियंस रिवील्ड अ ब्रदर टेंशन, आरव का जो एक्सपीरियंस है ना उसने पेश किया एक ब्रॉडर टेंशन, एक बड़ी टेंशन इन कंटेम्प्रेरी लाइफ, है ना। देखो ये कंक्लूजन है इस कहानी का, क्या इनोवेशन अनडाउटेडली रिमूव्स इनकन्वीनियंस। जैसे जैसे इनोवेशन होती है तो आपके लिए चीजें सुविधाजनक हो जाती हैं, आपकी चीजों में
सुविधाएं जो नहीं थी वो हट जाती हैं। एक जमाना हुआ करता था जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो एक वाइट बोर्ड होता था, मार्कर मेरे हाथ में होता था, एक ब्लू, एक ब्लैक, एक रेड। मैं लिखता था, मिटाता था, दोनों हाथ काले हो जाते थे, शाम को रोटी खाने के लिए हाथ भी धुलते थे तो ये जो नकल्स हैं पूरे काले पड़ जाते थे, ठीक है ना, नाखूनों में कालस भर जाती थी, वो डस्टर धड़ 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 धड़, वो पसीना यूं काला मुंह हो जाता। दैट वाज अ टाइम। डिजिटल बोर्ड आया, चीजें आसान हो गई, कन्वीनियंट हो गया है पढ़ाना, है ना मेरे भाई। अब हर एक इंसान आसानी से पढ़ा सकता है। येट अ कल्चरल ऑब्जेक्ट, लेकिन एक संस्कृति है ना जो इसके अंदर समाहित है, विद स्पीड में डिस्कार्ड प्रैक्टिसेस हुज वर्थ लाइज प्रिसाइजली इन द टाइम एंड अटेंशन। जो समय और जो अटेंशन वो चीजें मांगती हैं ना, जो चीजें मांगती हैं, ये कल्चर है, ये तो हमें अपने आप से ही महसूस करनी पड़ती है। मैं टीचर इसलिए टीचर नहीं हूं कि मैं डिजिटल बोर्ड बहुत स्मूथ चला देता हूं। मैं टीचर इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा समय इस काम में इन्वेस्ट किया है। मैं हर बच्चे की जरूरत को समझता हूं, हर बच्चा कहाँ गलती करता है मैं ये उसको समझाता चलता हूं। द शॉप taught him that progress need not require erasing। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि आप मिटा दो अपनी पुराने इतिहास को, कभी कभी इट बिकम्स रिचर। ये इतिहास आपकी एक बहुत पुरानी पहचान बनती है, आपको अमीर घोषित करती है व्हेन न्यू कन्वीनियंसेस इसके साथ आप अटैच कर देते हैं। इस बात से जस्टिफाई कर गया कि इसने अपनी शॉप पे नया सिस्टम लागू कर दिया। चलिए खैर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल हमारे सामने कहता है व्हाट डज द फ्रेज रिपोजिटरीज ऑफ मेमोरी, क्या मतलब है? तो आप कहेंगे सर जो वॉचेस हैं वो इमोशनल कनेक्शंस, उनके पास्ट से कनेक्शन दिखाते हैं, यही चीज ये कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 16, पहले आप पढ़ें बनाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स, स्क्रीन को रोके बनाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीम क्या है? तो आप कहेंगे सर जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ना वो कोएग्जिस्ट करती है ट्रेडिशन के साथ, नया चीजें आती जाए, पुरानी को पूरी तरह खत्म नहीं करते, पुरानी के साथ नई चीजें एग्जिस्ट करती हैं, यही पैसेज के आखिर में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑथर्स टोन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैसेज, तो वो क्या टोन पेश कर रहा है? क्या वो निराशावादी बात कर रहा है? नहीं। डिटैच्ड है? नहीं। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है? पुरानी बातों को याद कर रहा है लेकिन उसको डिसमिस भी कर रहा है? नहीं सर, वो तो गहन चिंतन में चला गया है और उसको अप्रिशिएट भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब आरव्स चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉच रिपेयर, कैसे उसका बिहेवियर बदला? तो आप कहेंगे सर धीरे धीरे, ग्रेजुअल से आंसर मिल जाएगा, मैं धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस बन गया, डिफिकल्टीज को हटा दिया, इमोशनल उसके अंदर कनेक्शन जुड़ता चला गया। व्हाट रियलाइजेशन अल्टीमेटली रीशेप्ड आरव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस, वो अब आरव के हिसाब से प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर एडवांसमेंट डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर, आगे तरक्की का ये मतलब नहीं है कि हम मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस को छोड़ दें जो हमें पास्ट से मिला है, वो भी हमें साथ साथ लेकर चलनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक ग्रामर का सवाल है ये आपके सामने। एरर देखेंगे द ट्रेनिंग सेंटर हैज लेस इंस्ट्रक्टर्स, सर इंस्ट्रक्टर्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ लेस नहीं फ्यू का, अगर आगे देन लिखा है तो फ्यू का कंपैरेटिव वर्ड होना चाहिए। कहां है फ्यू का कंपैरेटिव? फीवर। इजी, तोड़ दिया एक सेकंड में। इसीलिए कहता हूं बेटा एक बार प्रीमियम कंटेंट से तैयारी करो फिर चीजें मजेदार हो जाएंगी। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, बाबू ये इन्वर्जन का क्वेश्चन बनता है, ये इन्वर्जन का क्वेश्चन बनता है। इन्वर्जन इसके बाद हमें ये एडवर्बियल फ्रेज है, इन्वर्जन के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लिखनी होगी। हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने ये रही, इस आर को इस लिखे हुए सब्जेक्ट से पहले हमें लिखना है। पार्शियल इन्वर्जन का ये क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये कहता है द फार्मासिस्ट सेड टू द कस्टमर डू नॉट टेक दीज टैबलेट्स ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। आरटीओ फॉर्मेट पे जाएंगे आप। आरटीओ मीन्स रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर। क्वेश्चन अगर बड़ा है तो रिवर्स में आए, देखें पहले क्या बदला जा सकता है। दीज रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से दीज को दोज में कहा चेंज नहीं किया है, यहां नहीं किया गया। एक छोटी सी टेक्निक लगाने से क्वेश्चन का एक पार्ट उड़ा दिया हमने। अब मेरे नन्हे भाई यहां पर लिखा डू नॉट टेक, यानी कि ये अपने आप में इंपैरेटिव सेंटेंस है, दैट कंजंक्शन नहीं आएगा।
सर यहाँ पर नोट के बाद टू कहाँ चला गया, गड़बड़ है, तो यही आंसर बन गया। आरटीओ फॉर्मेट ने 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दिया, मजा आ गया भाई साहब। क्वेश्चन 23 को ध्यान से देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच में आप लेकर जा रहे हैं इस सवाल को। कहता है ये सवाल, क्या कहता है यहां से, द प्रोजेक्ट coordinator asked whether the contractors had completed the foundation work the previous day। the previous day को RTO लगाकर हम डायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे तो हमें yesterday चाहिए। yesterday यहां है, previous day यहां नहीं चाहिए। yesterday ओके, yesterday एक कीवर्ड है जो पास्ट इंडेफिनिट की तरफ लेकर जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। वर्क खाली अकेला होता तो सोचते कंप्लीटेड भी है ना भाई। तो बाबू ए आंसर करेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट डिड के साथ बेस होमोफॉर्म करेक्ट काम कर रही है। क्वेश्चन 24 पैराजंबल का एक सवाल है आप सभी के सामने, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन को बनाते हैं मेरे भाई। सेकंड की शुरुआत, फर्स्ट की शुरुआत, फर्स्ट की शुरुआत, थर्ड की शुरुआत, यानी कि फोर्थ की कोई शुरुआत नहीं है। क्वेश्चन कहता है हमें क्या, अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर स्पेंड सेवरल वीक्स ऑब्जर्विंग अ रेयर बर्ड इन रिमोट फॉरेस्ट। ठीक है ना जी। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अगर आर्टिकल AN से कहानी शुरू हो रही है तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है जी। इसी फोटोग्राफर के लिए यहाँ पर शी यूज किया गया है, इसी फोटोग्राफर के लिए यहाँ पर हर ऑब्जर्वेशंस लिखा है। करेक्ट है जी। अब मेरे भाई यहां पर हमारे सामने द डिटेल्ड फोटोग्राफ्स लेटर, लेटर मींस बाद में, यानी कि पहले फोटो तो लो, बाद में उसके बाद आएगी। यानी कि फर्स्ट के साथ हमारी ओपनिंग है भाई, फर्स्ट के साथ ओपनिंग है, फर्स्ट के बाद यहां थर्ड आ गया बेटा, यहां फोर्थ आ गया। तो हमें क्या कहना होगा, ध्यान से देखेंगे जी। सर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने कई वीक ऑब्जर्व करने में लगा दिए रेयर बर्ड, कहां पर, एक रिमोट फॉरेस्ट में। तो उसने क्या देखा सर, उसने देखा, क्या देखा, बर्ड रिटर्न टू द सेम ट्री एवरी मॉर्निंग बिफोर सनराइज, यही उसने देखा। तो फर्स्ट के बाद थर्ड अपनी जगह बिल्कुल वैलिड सीक्वेंस को बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक पैराजंबल का ही सवाल आपके सामने है, बनाकर देखते हैं। स्क्रीन को रोकें बेटा, स्क्रीन को पॉज करें, बनाएं। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, यहां थर्ड का कोई लेना देना नहीं है। सवाल को फिर से तोड़ते हैं। अ यंग शेफ बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रेडिशनल स्पाइसेस, आगे लिखा है, व्हाइल हेल्पिंग हर ग्रैंडमदर प्रिपेयर फैमिली मील्स। आर्टिकल के साथ ए के साथ शुरू है, ओपनिंग हो सकती है। अब यहां इसने कुछ चीज खोजी है, इसने कुछ चीज खोजी है तो रिसर्च के बारे में बाद में आ सकता है ना जी। शी की बात बाद में आ सकती है, तो फर्स्ट की ओपनिंग हम रख दे रहे हैं, फर्स्ट की ओपनिंग रख दे रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट के बाद सेकंड है मेरे बच्चे, यहां फर्स्ट के बाद फोर्थ है। ठीक है जी। तो भैया ये तो हो गई, उसने ट्रेडिशनल स्पाइसेस में इंटरेस्ट दिखाया व्हाइल हेल्पिंग हर ग्रैंडमदर प्रिपेयर फैमिली मील्स। फर्स्ट के बाद थर्ड कहता है हर फाइंडिंग्स ऑल्सो, हर फाइंडिंग्स, नहीं रुको, फर्स्ट के बाद या तो सेकंड है या फिर फोर्थ है, सेकंड है या फोर्थ है, इसको जज करेंगे। शी लेटर बिगेन रिसर्चिंग द ओरिजिन्स ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस यूज्ड इन दोज रेसिपीज, कोई दिक्कत नहीं है। द रिसर्च इवेंचुअली लेड, अब एक बात सोचने की है भैया, यहां पर इसने रिसर्च करना शुरू किया है और इसके बाद यहां उसकी जो रिसर्च है, यहां जो रिसर्च है वो उसको और आगे लेकर जाती है। तो एक यंग शेफ ने कुछ सीखा, बाद में उसने रिसर्च की, उसके बाद वो रिसर्च धीरे धीरे आगे गई, यानी कि फर्स्ट के बाद फोर्थ जा रहा है, यही इसके लिए सही आंसर बनता है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिस्कशन आपके सामने आंसर की के साथ है। इसी तरीके से टेस्ट विल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के सेट लेता है। ठीक है, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आज ही डाउनलोड करें टेस्ट विल ऐप और अपना एक रियल जजमेंट जरूर चेक करते रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, जो आपका फेक कॉन्फिडेंस देते हैं। और कई जगह पर आपके साथ ऐसा भी होता है कि कॉन्फिडेंस रियल है लेकिन आपको फेक डाउनग्रेड कर दिया जाता है। जरूर जुड़िएगा टेस्ट विल ऐप आज ही।